चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है, अगर पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, क्या कहता है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? मेरे भाई, नाखून की अगर बात करते हैं और अगर हम सुई की बात करते हैं, दोनों का एरिया कौन सा होगा? तो नाखून मोटा होता है, सुई पतला होता है। आप कहेंगे सर नाखून जो होता है ना, ये मोटा होता है, और सुई जो होता है ये कैसा होगा? तो कहेंगे ये पतला होता है। अब अगर पतला अगर होता है तो इसका एरिया कैसा होगा? तो कहेंगे इसका एरिया कम होगा। अगर पतला है तो उसका एरिया कम होगा, और अगर मोटा है तो इसका एरिया क्या होगा? तो कहेंगे ज्यादा होगा। तो मेरे भाई, अब हम लोग को ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि दाब बराबर बल अपन में क्षेत्रफल होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया हम पढ़ते हैं। तो दाब बराबर बल अपन में क्षेत्रफल होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, कि अगर हम दोनों में फोर्स बराबर लगा रहे हैं, दोनों में फोर्स क्या कर रहे हैं? बराबर लगा रहे हैं, कांस्टेंट है, दोनों में बराबर लगा रहे हैं, लेकिन एक में क्या होता है? एरिया ज्यादा है, एक में एरिया हमारा क्या है? कम है। तो मेरे भाई, जिसमें एरिया कम है ना, उसमें दाब ज्यादा हो जाएगा और आसानी से फट जाएगा। इसलिए सुई का एरिया क्या होता है? बहुत कम होता है, पतला होता है, एरिया कम होता है। और जब सुई का एरिया अगर कम होगा तो हम कहेंगे जब एरिया कम होगा तो दाब ज्यादा होगा और आसानी से फट जाता है। तो मेरे भाई, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो सुई जो है नाखून की तुलना में, किसकी तुलना में? नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि सुई का एरिया कम है, सुई पतला है, उसका एरिया कम है। एरिया कम होगा और हम कहेंगे वो हमारा दाब ज्यादा डालेगा, क्योंकि फोर्स दोनों में बराबर लगा रहे थे। तो इसी वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू मेरे भाई एरिया डिफरेंस के कारण होता है। एक में एरिया ज्यादा, मान लेते ये पेन है, आई पेन का जो नीब देख रहे हैं और जो सुई है, तो इसका एरिया ज्यादा है, और सुई जो होता है उसका एरिया कम होता है। शरीर में जो भोंका जाता है उसको एरिया कम होता है, पतला होता है। ई हमारा इसका एरिया क्या है? ज्यादा। फोर्स उतने लगाएंगे, लेकिन मेरे भाई आसानी से किससे फटेगा? क्योंकि जिसका एरिया कम होगा उसका दाब ज्यादा होगा, और दाब ज्यादा हो तो अचानक वो क्या करता है? फट जाता है। ठीक है, उसकी वजह से तो ये मेन रीजन होता है। आगे चलते हैं। शीतलन की दर निर्भर किस पर करती है? मेरे भाई, एक बात आप ध्यान रखना, न्यूटन गति का शीतलन नियम आप पढ़ते होंगे ना, आप न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ते होंगे। अगर न्यूटन का शीतलन नियम की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन का शीतलन नियम हमारा क्या कहता है। न्यूटन के शीतलन नियम की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इसी को कहते हैं। कि आप क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को निकाल करके बाहर रख देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा बॉल है, और ये हमारा क्या तो कहेंगे, यहाँ पर स्टील बॉल की हम बात कर रहे हैं, ये स्टील का बना हुआ बॉल है। इसको जमीन पर ला करके रख दिए, पहले गर्म था, निकाल करके जमीन पर ला करके रख दिए, तो मेरे भाई धीरे धीरे ये ठंडा होता है। जब ये ठंडा होता है तो उस परिस्थिति में मेरे भाई हम कहते हैं कि ये ठंडा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा किस मटेरियल का बना होगा उस पर निर्भर करेगा। तो आप कहेंगे मेरे भाई किस किस मटेरियल का बना होगा, और इसके आसपास का तापमान क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा। इसका मतलब है कि पदार्थ और तापमान दोनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा मेरे भाई? यानी कि उस वस्तु पर निर्भर करेगा, और उसके आसपास के जो तापमान होंगे उस पर भी निर्भर करेगा। अगर मान लेते इसका तापमान हमारा 100 है, अब बाहर का तापमान 10 डिग्री है, तो जल्दी उसमें संचरण करेगा, ठंडा हो जाएगा। अगर यहाँ का तापमान 100, यहाँ पर 25 है, तो धीरे धीरे होगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब आसपास के तापमान पर भी निर्भर करेगा और साथ साथ वस्तु पर निर्भर करेगा। तो कोई भी वस्तु अगर ठंडी होती है तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये हम कहते हैं कि ये हमारा कहेंगे यहां पर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और दूसरी बात मेरे भाई ध्यान रखना है कि तापमान पर भी निर्भर करता है। किस पर? तो कहेंगे तापमान पर भी निर्भर करता है। तो ये दोनों बात पर हमारा निर्भर करता है शीतलन ठंडा होने की दर। इसीलिए कहते हैं वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करेगा, बॉडी पर करेगा, और उसके आसपास के बीच जो तापमान होगा उस पर निर्भर करेगा। ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पर मेरे भाई क्या देखा? विकिरणकारी के सतह के क्षेत्रफल। यहां पर मेरे भाई हम सीधा कहेंगे कि यहां पर दोनों इंफॉर्मेशन है, पदार्थ पर और साथ ही साथ हमारा तापमान पर। यही हमारे क्या होंगे? तो करेक्ट आंसर्स यहां पर हो जाएंगे इस तरीके से। तो यही आंसर्स हमारे राइट हो जाएंगे। शीतलन की दर इसी पर निर्भर करती है। मेरे भाई शीतलन की दर लिखी हुई है, आप इसको देखिए गौर से। यहां शीतलन नहीं है, यहां पर शीतलन की दर लिखी हुई है। अब शीतलन की दर का मीनिंग नहीं तुमको बुझाएगा तो कैसे आंसर करोगे? शीतलन की दर का मतलब होता है कि कितना जल्दी वो ठंडा होगा,
कितना जल्दी वो ठंडा होगा, चूंकि दर से डिवाइड किया हुआ है। यानी ठंडा तो होगा, जल्दी होगा और कि धीरे धीरे होगा, तो डिपेंड करेगा कि पदार्थ कैसा है। अगर डायमंड है तो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पदार्थ अलग होगा तो उसमें चालकता अलग होगा, तो ठंडा होने की दर भी अलग होगी। तो कोई पदार्थ जल्दी ठंडा होता है, कोई पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात है मेरे भाई, तापमान में अगर अंतर ज्यादा होगा तो जल्दी ठंडा होगा, तापमान में अगर अंतर कम होगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ये दोनों बात पर निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, शीतलन की दर, ठंडा होने की दर, ये दो बात पर निर्भर करता है। अगला कह रहा है कि समतल दर्पण की बात करते हैं। अगर कोई भी समतल दर्पण है मेरे भाई, उससे रिलेटेड हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं जब कभी भी समतल दर्पण की बात होती है तो मेरे भाई इस बात को आप किसी भी सूरत में याद रखिएगा कि समतल दर्पण की जब कभी भी बात करते हैं ना, याद रखना ये काल्पनिक इमेज देता है। ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि ये हमारा काल्पनिक बनाता है, ये वास्तविक कभी नहीं बनाएगा। ये काल्पनिक मतलब हमेशा ही काल्पनिक बनाता है, और काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे, और अगर काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, कहेंगे सीधा इमेज बनाता है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि ये हमारा पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और पार्श्व उल्टा का मतलब होता है कि आपका दायां हाथ बायां दिखेगा और आपका बायां हाथ कैसा दिखेगा, तो कहेंगे दायां दिखता है। ये पार्श्व उल्टा भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाएगा, पार्श्व उल्टा भी। तीसरा, ये समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है मेरे भाई। ये कैसा बनाएगा, तो कहेंगे हमारा यहाँ पे समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी सही, ये भी, लेकिन ये भी हमारा हमेशा ही होता है, ये भी हमेशा ही होता है। तो ये भी सही, ये भी ध्यान रखना इस तरीके से। तो हम यहां पर बात करते हैं मेरे भाई कि समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कह रहा है इसका आकार वही होता है जो वस्तु का होता है, इसका आकार वही होता है जो वस्तु का होता है। तो मेरे भाई जब समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब है अगर इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर बनेगा। यानी मेरे भाई वस्तु का आकार वही होगा, जो प्रतिबिंब का आकार वही होगा जो वस्तु का होगा। ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या यहाँ पर करेक्ट है, ये स्टेटमेंट मेरे भाई करेक्ट है, हमको गलत ढूंढना है। अगला कहता है कि ये हमारा कैसा इमेज बनाता है, पार्श्व उल्टा बनाता है। तो मेरे भाई ये पार्श्व उल्टा को ही बोलते हैं पार्श्वीय रूप बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। और पार्श्व उल्टा मतलब पार्श्व रूप से हमारा वित्तक्रम बनाता है, यानी पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सही है। कहता है कि ये वास्तविक बनाता है, वास्तविक तो बिल्कुल भी नहीं मेरे, काल्पनिक इमेज हमेशा ही बनाता, तो वास्तविक तो नहीं बनाएगा, ये गलत है। और गलत आंसर को ढूंढना था, इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट, कौन सा विद्युत का चालक होता है। मेरे में विद्युत का चालक कहने का मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी जा पाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे आप करंट फ्लो कर रहा है, छुइएगा तो आपको करंट मारेगा झटका, तो हमारे शरीर के अंदर भी करंट का फ्लो होता है। तो मेरे भाई मानव शरीर में करंट का फ्लो होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन आसुत जल की बात करते हैं या प्लास्टिक की अगर बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हमारे दे रखे हैं ये हमारा क्या होगा, विद्युत धारा का कुचालक माना जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है। तो ये कैसा, कहेंगे विद्युत धारा का हमारा यहाँ पर कुचालक माना जाता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो विद्युत धारा का ये कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है, इसलिए ना तो ये आंसर करेंगे ना तो ये करेंगे। हमारा बॉडी जो था विद्युत धारा का सुचालक होता है और आसानी से इसमें करंट पास कर जाता है, इसीलिए तो हम लोगों को झटका लगता है, इसीलिए तो हम लोगों को बिजली से करंट लग जाता है। आगे चलते हैं, नाभिकीय संलयन का ताप नाभिक क्रिया क्यों कहते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की अगर बात करें इसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं, और इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को बोला गया है क्या, तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये बोला गया है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों इसको हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये हमारा कैसा कहेंगे, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाता है। क्यों ये हमारा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है, ये पूछा गया है मेरे भाई। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब होता है कि इसमें तापमान बढ़ जाता है। जब कभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात आती है ना, तो हम लोग एज ए ईंधन हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, हम किसका बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग ईंधन जो यूज करते हैं वो किस रूप में करते हैं, तो ईंधन मेरे भाई यहाँ पर यूरेनियम के इस्तेमाल करते हैं। ये यूरेनियम अगर हमारा ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसी यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करती है। इसी पर किसका, तो न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग करते हैं। इसी पर न्यूट्रॉन पर हम लोग क्या कर, इसे यूरेनियम जो हमारा ईंधन होता है इस पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, और यहां से
हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। यहां से मेरे भाई क्या होता है कहेंगे यहां पर हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्राप्त होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मामला क्या है मेरे भाई कि जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, तो ऐसे केस में जो टेम्परेचर हमारा डेवलप होता है वो टेम्परेचर कितना होगा, तो 10 की पावर मेरे भाई 7 केल्विन से लेकर के हमारा कितना होगा, ये 10 की पावर 7 केल्विन से लेकर के 10 की पावर 9 केल्विन तक होता है। आप समझ लीजिए मेरे भाई कई लाख टेम्परेचर हमारा डेवलप करता है, बहुत अधिक तापमान हमारा डेवलप करता है। तो मेरे भाई संलयन जब कभी भी अभिक्रिया होता है ना तो उसमें काफी उष्मा पैदा होती है और इसी उष्मा के कारण हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है। और टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर हम लोग सीधा कहेंगे 10 की पावर 7 केल्विन से लेकर के हमारा 10 के पावर 9 केल्विन तक होता है। तो इससे उष्मा पैदा होता है। यहां कह रहा मेरे भाई कि संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति में आवश्यकता होती है, क्या कह रहा कि तापमान की आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं होता, ये पैदा करता है तापमान। तो मेरे भाई अधिक काफी अधिक उष्मा पैदा करता है, कभी काफी अधिक तापमान पैदा करता है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा कहेंगे यहां पर करेक्ट होगा। के हमारे लिए क्या होगा कहेंगे यहां पर हमारा करेक्ट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रिकॉर्ड करने या रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको डिक्टोफोन के नाम से जानते हैं। ये हमारा डेफिनेशन से याद रखना है। आगे चलते हैं, क्लास है क्या है? अगला मेरे भाई किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो उसके प्रोटॉनों की संख्या से डिफाइंड होती है। ये तो कितनी बार आप कर चुके हो, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक बंधन हमारा बनता है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है और जिसमें मेरे भाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसकी बात कही गई है। अगर आप H2O को देखिएगा तो इसमें हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें कैसा बॉन्ड बनता है, तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा तो कहेंगे इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। केवल और केवल कैसा बनेगा तो कहेंगे केवल ऐसा। लेकिन अगर NH4Cl की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई ये क्या होता है कि अगर हम NH4Cl की बात करते हैं ये टूटता है आपस में, और आपस में जब टूटता है तो ये NH4 प्लस और साथ ही हमारा क्लोरीन माइनस बनता है। तो एगो प्लस एगो माइनस, और प्लस और माइनस वाला जब बॉन्ड बनाता है तो एगो धातु होता है, धातु पर हम कहते हैं कि प्लस चार्ज होता है और अधातु पर माइनस होता है। तब मेरे भाई ये कैसा बंधन का निर्माण करेगा तो कहेंगे यहां पर ये आयनिक बंधन का निर्माण करता है, ये आयनिक बंधन का निर्माण करता है। साथ ही साथ इसमें मेरे भाई एक बात तो क्लियर हो गया कि ये आयनिक बंधन बनाएगा। दूसरी बात इसमें नाइट्रोजन भी है और मेरे भाई यहां पर हाइड्रोजन भी हमारा जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये अधातु ये भी अधातु, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और यहां पर हम कहेंगे कि इसके अंदर में सहसंयोजक बंधन का भी निर्माण होगा। सहसंयोजक बंधन भी हमारा क्या होगा कहेंगे बनेगा, सहसंबंधन बनेगा। और मेरे भाई इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो हमारे इसके अंदर हमारा क्या होगा तो समान रूप से हमारा क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बराबर रूप से अगर होती है तो इसी में हम कहते हैं कि हमारा हम कहेंगे यहां पर सहसंयोजक बंधन का भी निर्माण होता है, जिसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें तीनों चीज हमारा यहां पर हो जाता है, इसमें तीनों चीज हमारा होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे मेरे भाई पीएच का जो मूल्यांक हम लोग करते हैं, पीएच वैल्यू अगर डिसाइड करते हैं तो किस पर करते हैं, एक बात बताइए कि जब भी पीएच वैल्यू की हम बात करते हैं तो उससे हम क्या दिखाते हैं। अगर पीएच मान ज्यादा है तो हम कहते हैं कि क्षारीय होगा, पीएच मान अगर कम है तो कहते हैं अम्लीय होता है। क्योंकि अगर जितना पीएच का रेंज जो हमारा होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन अगर कोई करता है तो वह पीएच मान करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा एक पीएच स्केल होता है, हमारा क्या होगा तो एक पीएच स्केल होता है, और इस पीएच स्केल को जब आप देखिएगा तो कहां से कहां होगा मेरे भाई, क्योंकि यहां पर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और ये 14 तक होता है, यहाँ पर 7 होता है। तो मेरे भाई ये हमारे क्या है तो क्योंकि हमारे पीएच स्केल की हम बात करते हैं और ये पीएच स्केल हमारा 0 से लेकर के 7 तक होता है। ये न्यूट्रल पोजीशन होता है, ये अत्यधिक हमारे क्षारीय होगा और ये अत्यधिक अम्लीय होता है। तो पीएच मान जितना अधिक होगा उतना ही क्षारीय, पीएच मान जितना ही कम होगा उतना ही अम्लीय होता है। इसका मतलब अम्लीय और क्षारीय होने का ये मूल्यांकन करता है कौन, तो ये पीएच मान की हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्राई सेल की हम बात करते हैं, जो हमारे बैटरी वगैरह की बात करते हैं मेरे भाई, जो हमारे टॉर्च वगैरह में होता था यूज। अगर मेरे भाई हम यहाँ पर टॉर्च की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, टॉर्च वगैरह में हमारा ड्राई सेल का इस्तेमाल होता है।
और इस ड्राई सेल में अगर देखिएगा तो इसी ड्राई सेल में किसका इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में इसी में जिंक क्लोराइड भी हमारा इस्तेमाल होता है, जिसको ZnCl2 कहते हैं। मेरे भाई इसी का क्या यूज करते हैं, तो हम लोग इसमें पेस्ट यूज करते हैं, इसी के अंदर पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लैक कलर का आपका होता है। तो इसमें हम लोग सीधा कहेंगे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हमारा इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई अखंड ज्योति बैच थ्योरी के लिए हमारी क्लासेस चल रही है। अगर किसी को 4.0 की क्लासेस अगर करनी है तो आप सभी लोग मेरे भाई अखंड ज्योति बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। थ्योरी की क्लासेस बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। अगला कह रहा है कि कौन सी गैस मेरे भाई पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में गुजरने से बादामी घोल देता है, तो वो कौन सा ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर ये गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुल करके अम्लीय विलयन बनाती है मेरे भाई, तो अम्लीय विलयन बनाती है कौन सी गैस, जल में घुल करके, किस में, तो जल में। आपके पास ये सारी गैसेस दे रखे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप घोल दीजिएगा पानी में तो यही हमारा क्या बनाता है मेरे भाई, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसको H2CO3 के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर कार्बोनिक एसिड होता है। और जो कार्बोनिक एसिड मेरे भाई होता है ये कैसा होता है, क्योंकि ये हमारा अम्लीय होता है। ये कैसा होगा, तो अम्लीय होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा है, ये जलीय विलयन में जब इसको घोलते हैं हम लोग तो मेरे भाई ये एसिड के रूप में होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कौन सा होगा, कहेंगे कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हमारा ऐसा काम करता है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित का काय नहीं होता है। एक बात बताइए मेरे पे, विभेदित काय नहीं होता है कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे प्लांट हो, जैसे थैलोफाइटा की बात करते हैं मेरे भाई। थैलोफाइटा हमारा एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर क्या होता है, जड़ तना पत्ती का पता नहीं चलता, जड़ तना पत्ती डेवलप नहीं करता है। इसका मतलब वही आपसे कहना चाहता है, थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती का पता नहीं चलता। टेरिडोफाइटा में होता है, ब्रायोफाइटा में मेरे भाई रहता है, लेकिन पूर्णतः डेवलप नहीं होता, इसमें होबे नहीं करता थैलोफाइटा में। इसी में सवाल वगैरह आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र मुख्य कार्य में शामिल नहीं है, तो मेरे भाई यहां पर बोला गया कौन सा मुख्य कार्य में हमारा शामिल नहीं है, ये बोला गया है। तो पादप के मूल तंत्र की हम बात करते हैं, किसमें हमारा शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको बताना है मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग क्या करेंगे। मुख्य कार्य में शामिल नहीं है ये बोला गया है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना क्या कह रहा है कि कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्य में शामिल हमारे क्या है, तो नहीं है ये बोला गया, नहीं बोला गया है। पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, पौधे के भागों को एक उचित स्थान प्रदान करना, और कहता है मेरे भाई मिट्टी से पानी का अवशोषण करना। तो पौधे के पादप के मूल तंत्र की बात कर रहा है, यानी कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ प्लांट रूट सिस्टम की बात कर रहा है कि कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई प्लांट रूट सिस्टम की बात कह रहा है, यहां पर प्लांट रूट सिस्टम की बात कर रहा है, जड़ की बात कर रहा है। एक बात बताइए, ये पौधे के हिस्से को भोजन आपूर्ति नहीं करता है, करता है। ये तो मेरे भाई प्लांट रूट सिस्टम की बात कर रहा है। कौन सा पादप मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है, तो ये तो हमारा होगा पौधे के भागों को एक उचित स्थान प्रदान करना, पौधे के भाग को एक उचित स्थान प्रदान करना, ये हमारा नहीं होगा, आंसर करेंगे यही। मिट्टी से पानी का अवशोषण भी हमारा वो जड़ करता है, ये दोनों करेगा। इसके आंसर गलत दे रखे थे, सुधार लीजिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मेरे भाई पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप कोशिका किधर, तो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। मेरे भाई किधर मुड़ जाता है, तो पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है या मुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर हम कहते हैं हार्मोन के रूप में होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो याद रखना मेरे भाई प्लांट हार्मोन हमारे क्या होंगे, कि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर हम जिब्रेलिन की बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम साइटोकाइनिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे भाई, तो ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड की बात कर लीजिए, और हमारा कौन सा, तो कहेंगे यहाँ पर इथिलीन हार्मोन की हम बात करते हैं। ये सब प्लांट हार्मोन है, पांचों के पांचों। यही हमारा क्या करता है, पौधे को प्रकाश की दिशा में ऑक्सीजन क्या करता है, मोड़ देता है, ध्यान रखिएगा। किसी पौधे के तने को तना का घेरा बढ़ाने के लिए, इसका मतलब मेरे भाई तना की मोटाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है,
तना की मोटाई को कौन बढ़ाता उसकी बात कर रहा है। तना की मोटाई को कौन बढ़ाता ये कह रहा है। तो तना की मोटाई को बढ़ाने के लिए कौन होगा मेरे भाई, तो यहां पर हम कहते हैं इसके लिए हमारा कौन होता है, तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात करते हैं। कौन होगा, तो हम कहेंगे यहां पर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा लैटरल भी होता है, इसलिए कहेंगे पार्श्व विभजोतक के नाम से हम लोग जानते हैं, आंसर करेंगे। क्योंकि मेरे भाई हम लोग को जानना है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा होता है, जो प्लांट को क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। ये पौधे की वृद्धि कराता है, प्लांट का ग्रोथ कराता है। तो मेरे भाई प्लांट का ग्रोथ तो हमारा कराता है, लेकिन किस किस रूप में कराता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर देखिएगा तो 3 तरह का होता है। ये इसी में होता है हमारा एपिकल होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। इसी में कैसा होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लैटरल होता है। इसी में कैसा होगा, तो कहेंगे इंटर कैलरी भी हमारा होता है। इसी में मेरे भाई कैसा होगा, तो कहेंगे इंटर कैलरी भी हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब यहां पर क्या है कि ये क्या करता है मेरे भाई, शीर्ष को बढ़ाता है, ये मोटा तना को मोटा करता है, और ये हम कहते हैं कि मेरे भाई नए टिश्यू का निर्माण करता है। इसलिए मोटाई की बात कर रहा है, घेरा बढ़ाना मतलब मोटाई की बात करता है, तो कहेंगे यहां पर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है कि मोटाई बढ़ाता है। और लैटरल का मतलब ही होता है क्या, तो कहेंगे हम लोग कहेंगे लैटरल का मतलब डायमीटर से रिलेटेड होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला कहता है कि जलीय पौधे में बड़ी वायु थैलियां होती है। मेरे भाई जो जलीय पौधे होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, वायु की थैलियां पाई जाती है, इसको एयर सैक कहते हैं, जो उत्प्लावन प्रदान करता है, उत्प्लावन बल प्रदान करता है। मेरे भाई जितना ध्यान रखिएगा, जितने भी जलीय पौधे होते हैं ना, वो देखिएगा पानी के ऊपर तैरता है। जब पानी के ऊपर तैरता है तो पानी एक बल ऊपर की तरफ लगाती है, इसको कहते हैं उत्प्लावन बल। तो मेरे भाई उत्प्लावन बल का कंसेप्ट हमारे वहां पर भी आते हैं, जब कोई भी प्लांट हमारा पानी के ऊपर में तैरता है, हम उसकी बात करते हैं। अगर प्लांट हमारा ऊपर में तैरता है मेरे भाई, पौधे की पत्तियां तैरती है उत्प्लावन बल के कारण, तो होता क्या है कि उसमें क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं जितने भी जलीय हमारे पौधे होते हैं उसमें एरेनकमा होता है। लेकिन अगर एरेनकमा ऑप्शन में नहीं, तब आप पेरेनकमा भी कहना आंसर, क्योंकि मेरे भाई उसी एरेनकमा का ये नाम हमारा पेरेनकमा भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, कौन सी कोशिका में डीएनए के साथ राइबोसोम भी होता है। मैंने आपको कितनी बार बोला है मेरे में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का अपना डीएनए होता है, इन दोनों का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से मेरे भाई बोला कि कौन सा जीव हमारा क्या कहता है, त्रिकोणिकी नहीं होता है, कौन सा ट्रेंगुलर शेप का हमारा नहीं होता, कौन सा ऑर्गेनिज्म ट्रेंगुलर नहीं होता है, क्योंकि सिलेंट्रेटा समूह के जीव होते हैं वो लंबे होते हैं, वो ट्रेंगुलर शेप में नहीं होता। संतान की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। मेरे भाई किसकी मृत्यु होगी, तो भ्रूण का मृत्यु हो जाता है, किस केस में, और इस डिजीज को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मेरे भाई इर्थ्रियोब्लास्टोसिस फिटलेसिस के नाम से जानता है। इसमें क्या होता है, इसमें पिताजी का अगर हम कहते हैं आरएच फैक्टर, पिताजी का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है और माताजी का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव होता है, तो ऐसे केस में मेरे भाई बच्चे जो होंगे वो मरे हुए पैदा होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसी को कहते हैं एरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटलेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भ्रूण अवस्था में क्या होता है, तो कहते हैं ये रक्त का थक्का बन करके वहीं डैमेज हो जाता है। तो पिता प्लस होना चाहिए और माता क्या होना चाहिए, माइनस अगर होता है, जैसे ए बी पॉजिटिव है और ए बी निगेटिव है तो खतरा है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है या ए बी निगेटिव है तो खतरा है, उसके बच्चे हमेशा क्या होंगे, तो 99% केस में मरे हुए पैदा होंगे, क्योंकि दोनों का आर एच पेट। और याद रखना उसमें भी पिताजी अगर पॉजिटिव है और माताजी अगर नेगेटिव, तब ये केस होता है। तो पिताजी के हिसाब से आपको ध्यान रखना, पॉजिटिव होता है तब होता है हमारा। आगे चलते हैं, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट हमारा संचित होता है। मेरे प्लांट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का स्टोरेज होता है। जंतु में क्या होता है, हम कहेंगे जंतु में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज तो नहीं होगा, ग्लाइकोजन में एनर्जी स्टोर करता है। तो प्लांट में अगर एनर्जी स्टोर करता है तो हम कहेंगे स्टार्च के रूप में करता है, और किसी जंतु में कहेगा तो मेरे भाई ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। तो यहां पर ग्लाइकोजन के रूप में 95% यकृत में, 5% कहां पे, तो मांसपेशी में होता है। तो कहेंगे क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, क्योंकि प्लांट के लिए हम कहेंगे स्टार्च और जंतु के लिए ग्लाइकोजन, तो ऐसे स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारा हो जाएगा। अगला मेरे भाई दे रखा है कि अगर आपको O2 की बात करते हैं, H2O2 की बात करते हैं, O3 की बात करते हैं, तीन को कंपाउंड दे रखा है, तीनों में बोल रहा है कि ऑक्सीजन के बंध की लंबाई किस में होगी। तो मेरे भाई जब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, O2 की बात करते हैं, 2 ऑक्सीजन है, और जब देखिएगा तो आप कहते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, 2 2 4 2 6, तो 2 और 2 4 और 2 6, इसमें बॉन्ड हमारा ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनता है। O2 की बात कर रहा है, ये किसका है, तो मेरे भाई ये O2 की बात कर रहा है।
इसी तरीके से हम O3 की भी बात करेंगे तो O3 में कैसा बनता है, तो एक तो हमारा ऐसे बना लेगा और एक हमारा ऐसे बना लेता है, ये हमारा O3 होता है। अब मेरे भाई 3 को ये बना लिया है, अभी भी इसके पास कितना, तो टोटल 6 था, तो अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक यहाँ और 2 यहाँ, इस तरीके से। इस पर आप देखिएगा 2 तो ये बना लिया है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर हम कहेंगे इस तरीके से हमारा होगा 2 और फिर हमारा 2 4 और इतना 6 हमारा हो गया। इसमें देखिएगा तो आप कहेंगे 2 फिर 2 4 और फिर यहाँ एक, यहाँ तो है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हमारा दोनों है। अब आपसे बोला कि बॉन्ड की लंबाई किसके किसके बीच में बोला है मेरे भाई, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की लंबाई बोली गई है। तो मेरे भाई सिंगल बॉन्ड जो होता है ना उसकी बॉन्ड की लंबाई सबसे अधिक होती है, डबल बॉन्ड का उससे कम होता है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड की लंबाई उससे भी कम हो जाता है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो हम लोग H2O2 की बात करते हैं। अगर मेरे भाई H2O2 की बात करते हैं, एक वो हमारा O है और दूसरा हमारा क्या होगा, कि यहाँ पर एक तो हमारा O हो गया, दूसरा हमारा O हो गया, H हमारा यहाँ है और H हमारा यहाँ है, 2 H है 2 O है। इसमें सिंगल बॉन्ड ही खाली है, तो मेरे भाई जब सिंगल बॉन्ड खाली होगा तो उसके बॉन्ड लंबाई सबसे अधिक होती है। तो H2O2 का सबसे अधिक होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन छट जाएगा। इसमें मेरे भाई ध्यान रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके बॉन्ड लेंथ हमारे क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं, तो हम लोग सीधा कहेंगे H2O2 का हमारा सबसे अधिक होगा। उसके बाद आप इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है OO के बीच में, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, और O2 में तो डबल बॉन्ड है, इसलिए हम कहेंगे लास्ट होगा, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 273 केल्विन तापमान तथा वायुमंडलीय दाब पर बर्फ की स्लैब के पिघलने के दौरान क्या होता है। तो मेरे भाई टेम्परेचर कितना है, तो 273 केल्विन टेम्परेचर है। 273 केल्विन टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ये 0 केल्विन नहीं है, ये 273 केल्विन टेम्परेचर है। और 273 केल्विन टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से। और दूसरी बात, वायुमंडलीय दाब की बात करता है, कह रहा है कि बर्फ की जो स्लैब है वो पिघलती है। अब मेरे भाई बर्फ जब पिघलेगा तो वो पानी बनेगा, बर्फ जब पिघलेगा तो हमारा क्या बनेगा, तुम कहेंगे पानी बनेगा। और जब बर्फ की स्लैब पिघलती है तो क्या होगा मेरे भाई, बर्फ जल निकाय द्वारा वायुमंडल पर कार्य धनात्मक होगा। अब बर्फ वायुमंडल द्वारा बर्फ जल निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होगा। बर्फ जल निकाय की आंतरिक ऊर्जा घटती है। मेरे भाई सबसे पहले तो निकाय को समझिए, निकाय हमारा क्या होता है उसको समझना है। अगर हम निकाय की बात करते हैं तो निकाय हमारा कुछ इस तरीके से एक डब्बा होता है, इसी को निकाय कहते हैं, ये निकाय है। अब इस निकाय में क्या होगा समझना गौर से, हम क्या कर दिए तो इसमें बर्फ हमने डाल दिया है। इसमें मेरे भाई क्या कहेंगे, इसके अंदर हमारा बर्फ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारा बर्फ है। अब मेरे भाई ये बर्फ पिघलेगा, जब ये बर्फ हमारा मेल्ट करेगा तो जाहिर सी बात है बर्फ मेल्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, तो कहेंगे बर्फ मेल्ट करेगा तो ये पानी बन जाएगा। अब मेरे भाई जब बर्फ मेल्ट करेगा पानी बनेगा, तो जाहिर सी बात अगर बर्फ हमारा मेल्ट करेगा, बर्फ की स्लैब के पिघलने के दौरान हमारा क्या होगा, कहेंगे बर्फ हमारा मेल्ट करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे जब बर्फ हमारा मेल्ट करेगा तो वो पानी बनेगा। मेरे भाई जब बर्फ मेल्ट करेगा तो पानी बनेगा, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए कि फैलना चाहिए। हम कहते हैं कि ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, तो इस परिस्थिति में हम लोग सीधा सीधा क्या कहेंगे, इसके आंसर्स मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। एक मिनट इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं। द वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द आइस वाटर बॉडी, देखिए पॉजिटिव कहना क्या चाह रहा हूं समझिएगा। हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं मेरे भाई कि कोई भी बर्फ हमारा होता है और जब बर्फ हमारा पानी बनता है ना, तो बर्फ अगर पानी बनता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट, ये केवल और केवल पानी में ऐसा होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो संकुचित होता है, वो सिकुड़ता है, वो कैसा होगा, तो संकुचित होता है। अब मेरे भाई ये हमारा क्या होगा, तो वॉल्यूम इसका घटेगा। पहले जो वॉल्यूम इसका था, अब जो इसका वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम में अंतर आ जाएंगे। अब इसका वॉल्यूम मान लेते हैं घट करके इतना हो गया, इतना बड़ा था ये घट करके इतना हो गया। क्यों, बर्फ पानी बना, मेल्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, संकुचित हो गया, इसका वॉल्यूम घट गया। जब इसका वॉल्यूम घटा मेरे भाई, तो बाहर से क्या काम कर रहा है, तो बाहर से वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है। बाहर से कौन काम कर रहा है, चारों तरफ से, तो बाहर से मेरे भाई वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, ऐसे करके बाहर से वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, और बाहर से वायुमंडलीय दाब इस तरीके से हमारा इस पर काम कर रहा है। तो बाहर से मेरे भाई कौन दाब काम कर रहा है, कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है चारों तरफ से, और यहां पर वायुमंडल द्वारा बर्फ जल की निकाय पर किया गया कार्य कैसा होगा, तो इस वायुमंडल के द्वारा बोल रहा है, वायुमंडलीय दाब द्वारा कह रहा है, तो कहेंगे जब मेरे भाई किसी सिस्टम पर किसी के द्वारा कार्य होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो वायुमंडल द्वारा, किसके द्वारा, वायुमंडल द्वारा
चारों तरफ से उसको क्या कर दिया गया मेरे भाई, इस तरीके से हम कहेंगे उसके वॉल्यूम को कम कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, उसके निकाय पर, बर्फ जल के निकाय पर कार्य हुआ है तो वैसा कार्य धनात्मक होता है। वायुमंडल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, कहेंगे यहां पर हमारा धनात्मक होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में इस तरह का। अगला हमारा यहां पर दे रखा है मेरे भाई, आईपीएससी नेम आपको बताना है। अब जब मेरे भाई देखते हैं ना, सबसे पहला आईपीएससी नेम लिखने के लिए कार्बन का सबसे लंबा चेन ढूंढते हैं। कार्बन का सबसे लंबा चेन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर हमारा 4 हो गया। मेरे भाई सबसे लंबा चेन हमारा इधर से देखेंगे तो हमारा ये हो गया। आप कहेंगे सर इधर से भी तो होगा, अगर मेरे भाई इधर से अगर हम लोग जानते हैं तो यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से ही हम लोग चलते हैं। तो इधर हमारा यहीं पर लगा हुआ है और इधर हमारा दूसरे नंबर पर लगा होता है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3, तीसरे पर कीटोन ग्रुप होता है। और हम लोग जानते हैं मेरे भाई जो कीटोन ग्रुप हमारा होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है, इसको कीटोन कहते हैं। तो 3 नंबर पर हमारा कीटोन होता है, इसलिए 3 कीटो होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड होगा, चूंकि हमारा ये कार्बोजिलिक एसिड का यहाँ पर COH हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे पहला आंसर हमारा क्या होगा, कहेंगे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अभिकेंद्रीय बल बताना है। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि mv² अपन में क्या होगा, r होता है, या फिर दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर हमारा r होता है। अब मेरे भाई जैसा दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हम लोग को यही वाला यूज हो जाएगा। द्रव्यमान कितना, तो 500 kg है, चलो द्रव्यमान 500 दे दिए, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। कितना मीटर पर सेकंड होगा मेरे भाई, तो इतना किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए यहां पर जो स्पीड होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे 36 किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 कर देंगे तो इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 दूनी 36, इसका मतलब मेरे भाई 10 मीटर पर सेकंड ये हो गया। तो ये वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना, तो 100 हो जाएगा। और त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, 50 मीटर, तो 50 आप नीचे रख दीजिए। सॉल्व करिए मेरे भाई, तो 10 का स्क्वायर कितना हम कहेंगे 100 हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में मान लेते कि ये खत्म हो गया, ये 50 हो गया और यहाँ पर हमारा 100 हो गया। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, सीधा कहेंगे यहाँ पर हमारा इस तरीके से कि 50 से गुना करेंगे तो 3 जीरो इस पर आ जाएगा। और 5 भी तो है, सॉरी, आप इसको ऐसे काटिए, ऐसे नहीं काटिए, आप इसको ऐसे काटिए, ज्यादा सही रहेगा मेरे भाई। यहां से अगर इसको कट करेंगे तो हम ऐसे कट करते हैं इसको, 50 है, इसको कट करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 1 जीरो तो कटेगा, 5 1 50, 10 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 10 गुना में 100 कितना होगा, तो 10 गुना में 100 मेरे भाई 3 जीरो हो गया 1000। अगर फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन होगा, तो 1000 न्यूटन का बल यहाँ पर होगा। और इस परिस्थिति में आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो ये मेरे भाई जब कभी भी कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो कितना हमारा सर्कुलर मोशन में कितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कितना अभिकेंद्रीय बल होगा, तो कहेंगे इतना ही होता है। जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो उसको मेरे भाई मेटासेंट्रिक के नाम से हम लोग जानते हैं। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, तो ऐसे हमारे बनते हैं इस तरीके से, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई ये बराबर आकार का कुछ इस तरीके से हमारा होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि ये हमारा होता है। और यहां पर आप देखेंगे कि एक नोड जैसा आकृति का यहां पर बना होता है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर सेंट्रोमियर कहते हैं। ये क्या है, तो मेरे भाई यहां पर सेंट्रोमियर के नाम से हम लोग जानते हैं, दोनों जोड़ करके रखता है, ये क्रोमोसोम है, दोनों को जोड़ के रखता है सेंट्रोमियर। अब मेरे भाई इसकी आकृति और इसकी आकृति अगर बराबर है तो उसको मेटासेंट्रिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सेंट्रोमियर हमारा बीच में होता है। तो मेरे भाई जो सेंट्रोमियर हमारे होते हैं वो मध्य स्थिति में होता है, मध्य भाग में अगर होता है, यानी आधा उधर आधा नीचे बीच में होगा, तो उसको हम कहते हैं ये मेटा सेंटर जो हमारा होता है, मेटासेंट्रिक हमारा क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। अगला हमारा है यहां पर, हम कहेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में एक धारावाही चालक पर आरोपित बल किससे संबंधित है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी वायर में करंट हमारा पास करता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो करंट पास किया तो चुंबकीय क्षेत्र बना, अब इसी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल बनता है। तो आपको पता होगा मेरे भाई कि विद्युत धारा के कारण क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर जब कभी भी किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस विद्युत धारा के कारण क्या होता है, कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके चारों तरफ क्या बनेगा, तो कहेंगे उसके चारों तरफ हम लोग सीधा कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण कहते हैं यहां पर हमारा चुंबकीय बल यहां पर पैदा होता है। इसी कारण चुंबकीय बल भी पैदा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी तो चुंबकीय बल की बदल जाएगी, विद्युत धारा की दिशा बदलेगी तो ये बदलेगा, ये बदलेगा तो ये बदलेगा। मेरे भाई ऐसे डिपेंडेंसी होता है, इसके बाद ये होगा तो इसके कारण ये होगा, ध्यान रखना है।
तो आपको बोला गया है कि बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। मेरे भाई बल की दिशा जो होगी वो हमारा विद्युत धारा की दिशा बदल गई तो ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा तो ये बदल जाएगा, तब सब एक दूसरे का समानुपाती होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ कह रहा कि निर्भर नहीं करता, स्टेटमेंट गलत है, आपको सही स्टेटमेंट पर ध्यान रखना है। बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। मेरे भाई ये बल की दिशा जो होती है इस पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें चालक की स्थित है। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो बी हमारा राइट है, लेकिन यहां पर आंसर करना है केवल बी होगा तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यहां टिक आउट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कहता है कि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के सामने फोकस था पोल पर अगर रखते हैं तो बताइए प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। मेरे भाई दर्पण कैसा है, तो सबसे पहले तो दर्पण आप डिसाइड कीजिए, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण की जब बात करते हैं तो अवतल दर्पण हमारा कुछ इस तरीके का होगा और चारों तरफ इसका इस तरफ हम पेंट कर देते हैं। इसके बीचों बीच मेरे भाई एक लाइन पास करता है जिसको प्रधान अक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा प्रधान अक्ष होता है। दूसरी बात ध्यान रखना कि इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर पोल कहते हैं। इधर हमारा सेंटर होगा और सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है, इधर इन इंफिनिटी होता है। इसमें टोटल कितने केस बनते हैं मेरे भाई, तो 6 केस इसमें टोटल बनता है। तो एक केस यहां पर, दूसरा केस यहां पर, तीसरा केस यहां पर, चौथा केस यहां पर, पांचवा केस यहां पर। मेरे भाई इन पांचों केस में क्या होता है, कितने केस बन गए, तो 5 केस में, 5 केस में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो केवल हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, कहीं यहां पर हमारा उल्टा होता है। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर एक और केस इसमें कैसा बनेगा, तो एक और केस यहां होता है। अगर यहां वस्तु को रखोगे तो मेरे भाई काल्पनिक इमेज बनता है। इसलिए अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों इमेज देता है, और काल्पनिक होगा तो सीधा इमेज बनता है। अब आपसे बोला गया है कि वस्तु को कहां रखना है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। तो मेरे भाई ध्रुव हमारा ये है, अब फोकस यहां रखना, काल्पनिक इमेज बनेगा। काल्पनिक होगा तो हमारा कैसा होगा, तो सीधा होगा। तो मेरे भाई काल्पनिक इमेज जब भी होता है तो वो दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक इमेज किधर होगा, तो दर्पण के पीछे। काल्पनिक इमेज मेरे भाई दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे इमेज बनेगा, ये सही है, दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण के जितना नजदीक आओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां रखने पर तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यहां छोटा देकर के गलत कर दिया मेरे भाई, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, कहेंगे सी जो होगा हमारा किसी भी सूरत में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी होगा, दर्पण अवतल दर्पण के जितना नजदीक जाएंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब देगा, तो छोटा तो नहीं हो सकता है, छाड़ देंगे। आगे चलते हैं। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर अभिक्रिया करता है मेरे भाई, तो बताइए ऐसे में कैसा रिएक्शन हमारा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड की बात करते हैं और इसके साथ क्लोरीन गैस को अगर हम पास कराते हैं तो मेरे भाई इसमें क्या बना देगा, तो कहेंगे हमारा KCl का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ कुछ हमारे यहाँ पर आयोडीन बाहर निकल जाते हैं। बैलेंस अगर करना होगा मेरे भाई, तो 2 को क्लोरीन है तो 2 को क्लोरीन यहां करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो फिर यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कंप्लीट रूप से बैलेंस हो गया। अब क्या हुआ मेरे भाई, तो क्लोरीन गैस की हम बात करते हैं, ये क्लोरीन गैस है। पोटेशियम आयोडाइड मेरे भाई, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब हो गया Ki, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki। क्लोरीन गैस कहने वाला मेरे भाई, यहां पर हम Cl2 गैस की बात करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है। ये क्या बना है मेरे भाई, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड है। इसको हम क्या कहेंगे, तो यहां जो बना है ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड हमारा बनकर के आया, इसको हम पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। और साथ ही साथ क्या मिला हमें, तो ये आयोडीन का निर्माण, I2 क्या है, तो मेरे भाई यहां पर आयोडीन का निर्माण किया है। ये किसका, तो कहेंगे यहां पर आयोडीन का निर्माण किया है। तब कहता है ये समान रूप से किस प्रकार का अभिक्रिया है, मेरे भाई बताइए। इसमें पहले पोटेशियम था, ये क्लोरीन क्या किया, पोटेशियम को धक्का मारा, पोटेशियम को बाहर कर, सॉरी क्लोरीन क्या किया, आयोडीन को धक्का मारा और आयोडीन को बाहर कर दिया। आयोडीन बेचारा बाहर हो गया, ये सिंगल हो गया, यहाँ पर जो पहले साथ में था वो सिंगल हो गया। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब वो अब एक विस्थापन अभिक्रिया को दिखाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मेरे भाई, नीचे दिए गए कथनों को विचार करना और सही बताना है। सबसे पहला तो मेरे भाई ये बात समझिए कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, ये बात सही है। और उनका कहना था कि प्रत्येक 8वें तत्व जो होने चाहिए पहले तत्व के गुण के समान होने चाहिए। स्टेटमेंट किसी भी सूरत में सही है। न्यूलैंड की परिकल्पना जब की गई थी तो उसमें टोटल कितने, तो 56 तत्व पता था। पहला तत्व हाइड्रोजन था और लास्ट तत्व कौन था, तो मेरे भाई थोडियम था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, तो करेक्ट हैं। तो मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, दोनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर सी जो होगा ये किसी भी सूरत में आंसर हमारे यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, तो कहेंगे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अखंड ज्योति बैच की क्लासेस हमारी चल रही है। जिनको भी लगता है कि थ्योरी बहुत वीक है तो आप मेरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आप इस क्लासेस को कर सकते हैं।
ये भी क्वेश्चंस मेरे भाई कई बार पूछता है, लेकिन समजातीय श्रेणी से संबंधित कौन सा नहीं है वो बोला गया है। ध्यान में रखना, यहां पर नहीं बोला गया है। तो सबसे पहला तो समजातीय श्रेणी किसको कहते हैं इसको समझते हैं। अगर मेरे भाई समजातीय श्रेणी की अगर हम बात करते हैं ये किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम समजातीय श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो समजातीय श्रेणी मतलब होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। इसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर हमारा लगातार होना चाहिए, और इसी को कहते हैं मेरे भाई मैथिलीन ग्रुप। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पर मैथिलीन ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये हमारा मैथिलीन ग्रुप होता है। तो CH2 का अंतर है तो वो होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो मेरे भाई 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए इसमें तो कहेंगे यहाँ पर 1 कार्बन बढ़ा 3 कार्बन हो गया, और 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा तो 6 हाइड्रोजन हो गया। बिल्कुल CH2 का अंतर है, इसमें CH2 का हमारा अंतर है। यहां पर मेरे भाई दिख गया कि चलो इस दोनों में CH2 का अंतर है, आगे में भी होना चाहिए। तो यहाँ 1 कार्बन से 3 कार्बन से 4 कार्बन 1 कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन से 8 हो गया, यहां भी हमारा हो गया CH2। समजातीय श्रेणी में ये हमारा है। इसको चेक करते हैं, 2 कार्बन से 3 कार्बन हुआ, 2 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन हुआ, ये सही है। यहां पर 3 कार्बन से 4 कार्बन हुआ और 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हुआ, मेरे भाई यहां भी CH2 का अंतर हमारा दिख रहा है, यहां भी CH2 का अंतर है। इसमें भी अगर देखें तो कितना का, तो CH2 का अंतर है, इसका मतलब ये भी हमारा समजातीय श्रेणी में है। यहाँ 1 कार्बन हमारा 2 हाइड्रोजन है, तो मेरे भाई C का हो गया। यहाँ 2, तो यहाँ कहेंगे हमारा 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर दिख रहा है इससे इसमें, और इससे इसमें जब जाएंगे तो 2 कार्बन 3 कार्बन, इसका मतलब 1 कार्बन का अंतर है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन मेरे पास 6 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर हम कहेंगे हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यही समजातीय श्रेणी में नहीं होगा, और करेंगे आंसर हमारा क्या होगा, तो C जो होगा ये किसी भी सूरत में हम कहेंगे समजातीय श्रेणी में हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी होने के लिए एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हमेशा होना चाहिए, जिसको मिथिलीन ग्रुप कहते हैं। अगला कह रहा है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में विघटित होता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारा एक जटिल अवस्था होता है, और या फिर ग्लूकोज एक हमारा जटिल अवस्था होता है, उससे ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होते हुए वो एक सरल अवस्था होती है। तो जब कभी भी पाचन की क्रिया की अगर बात करते हैं ना मेरे भाई, पाचन के दौरान क्या होता है, भोजन सरल अवस्था में सरल पदार्थ में विघटित होता है, जटिल से सरल में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल हम लोग खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। तो मेरे भाई चावल आलू ब्रेड अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कार्बोहाइड्रेट हमारा जो होता है यह जटिल अवस्था कहलाता है। ये कैसी अवस्था होगी, तो कहेंगे ये हमारा जटिल अवस्था होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, तो कहेंगे एमाइलेज एंजाइम के बारे में आपने सुना होगा, हमारे लार में होता है ये एंजाइम, क्या करता है इसका पाचन करेगा, और इसी को किसमें, तो कहेंगे माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो ये जटिल अवस्था है, और ये हमारा सरल अवस्था की हम बात करते हैं। तो ये कैसी अवस्था है, तो कहेंगे हमारा यहाँ पर ये सरल अवस्था है, और ये हमारा जटिल अवस्था है। तो जटिल अवस्था को सरल अवस्था में कौन तोड़ता है, तो कहेंगे एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। तो मेरे भाई चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, इनमें कौन से जटिल पदार्थ होते हैं जो विघटित होकर के किसका निर्माण करता है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, इसमें कौन सा हमारा पदार्थ होता है, कहेंगे कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा इस तीनों में कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन इससे क्या बना मेरे भाई, तो माल्टोज बना। माल्टोज ही आगे चल करके किसमें बदल जाता है, कहेंगे यही हमारा ग्लूकोज में बदल जाता है, यही ग्लूकोज में। तो सरल पदार्थ कौन होगा, तो कहेंगे हमारा ग्लूकोज होगा। यानी कि जटिल से सरल अगर बन गया, इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर हम कहेंगे C हमारा इसी सीक्वेंस में हमारा क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कहता है मेरे भाई कि पीएच में जो पी होता है उसको पॉन्टेज के नाम से हम लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है। और पीएच में पैमाना जो हमारा होता है 0 से 16 नहीं होता है मेरे भाई, 0 से 14 होता है। ये गलत है, ये केवल सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, आंसर करेंगे C। आगे अगला है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमारा होता है। तो मेरे भाई व्यक्ति का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, शुक्राणु और डिम्ब दोनों मौजूद गुणसूत्र माता पिता की आहार पर। बताइए मेरे भाई, अगर किसी का भी लिंग निर्धारण होता है तो वो पिता के हिसाब से होता है, माता के हिसाब से नहीं होता है। अगर मेरे भाई जब कभी भी आप जानते हैं कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल अगर कोई होता है तो फादर होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, फादर में शुक्राणु होता है, मदर में डिम्ब होता है, तो ये तो नहीं होगा। डिम्ब वाला तो हमारा नहीं डिसाइड करता है। डिसाइड कौन करता है मेरे भाई, शुक्राणु करता है, स्पर्म करता है, जो कि मेल पार्टनर जो होता है उससे शुक्राणु हमारा कहेंगे यही हमारा क्या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
अगला हमारा दे रखा है कि अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जब एथेनॉल के साथ गर्म करते हैं, मेरे भाई एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, C2H5OH होता है। और इसको किसके साथ गर्म करते हैं, इसको मेरे भाई यहाँ पर सांद्र H2SO4 के साथ हम क्या करते हैं तो गर्म करते हैं। इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर H2SO4 के प्रेजेंस में कर रहे हैं, वो भी हमारा कैसा कहेंगे यहाँ पर सांद्र है। तो सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करते हैं तो मेरे भाई हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, क्योंकि हमें यहाँ से CH2, हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमें प्राप्त होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। और इससे बाहर क्या निकलता है मेरे भाई, इससे बाहर पानी की मात्रा बाहर निकल जाती है। तो इसमें 2 कार्बन है ना, तो कहेंगे मीथेन के बाद तो इथेन होगा, और डबल बॉन्ड है ना, इन लगेगा, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, कहेंगे इसको हम इथीन पढ़ेंगे। ENE लगा हुआ, इस मतलब डबल बॉन्ड हो गया। और इथेन कहने का मतलब मीथेन और इथेन 2 कार्बन का है, इसीलिए तो हमें इथीन प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भाई इथाइन नहीं कहेंगे, इथेन नहीं कहेंगे, इथाइन की बात कर रहा है यहाँ पर, यहाँ इथीन कर रहा है, इसका इंग्लिश नाम गलत है, इसके इंग्लिश नाम मेरे भाई गलत, हम कहेंगे एथीन हो जाएगा, इसको एथीन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा H2SO4 होता है मेरे भाई, ये यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। और ये हमारा किसके रूप में, तो कहेंगे हमारा उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये उत्प्रेरक हमारा कैटलिस्ट होता है, कौन, तो कहेंगे सांद्र H2SO4 की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई जब इथाइल अल्कोहल को आप गर्म करते हैं, जो शराब होता है, घर में जो शराब होता है लोग पीते हैं, उस शराब को जब आप गर्म कीजिएगा इस एसिड के प्रेजेंस में, तो ये चीज हमें प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, पौधे की जड़ें ऑक्सीजन सामान्य रूप से कहां से प्राप्त करती है। एक बात याद रखना मेरे भाई कि जो प्लांट की जड़ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्लांट की जड़ ऑक्सीजन सामान्य रूप से कहां से प्राप्त करती है, मिट्टी में मौजूद जल से। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है मेरे भाई, ध्यान रखना, ऑक्सीजन की आवश्यकता श्योर होती है। मिट्टी के कण में क्या होते हैं, तो मेरे भाई मिट्टी के कण के बीच में भी गैप होता है, उसके अंदर भी वायु होता है, हवा होता है। मिट्टी जो है मेरे भाई लेयर बाय लेयर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं खाली जगह भी है, कहीं कहीं भी छोटे छोटे जगह खाली जहां पर हवा भरा हुआ है, उसी से वो क्या करता है, तो मेरे भाई उसकी जड़ शोषण की क्रिया करती है। तो कहेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ जंतु जैसे घोंघे की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई घोंघा जो जंतु हमारा होता है, ये अपना लिंग खुल बदल लेता है, इसमें ये लिंग बदलने की इसके अंदर क्या होती है, तो मेरे भाई ये होता है, गुण होता है। तो कह रहा है कि कुछ जंतु जैसे कि घोंघा में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, ये सामान्यतः क्या व्यक्त करता है, तो मेरे भाई ये क्या व्यक्त करता है, ये लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। इसमें लिंग जो होता है आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, इसलिए लिंग को बदल सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साइनोकोबालामिन को क्या कहते हैं मेरे भाई, विटामिन B12 को, किसको, विटामिन B12 को, ध्यान रखना, अगर हम विटामिन B12 की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, और इस कोबालामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, याद रखना है। विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। तितली का जो जीवन चक्र होता है मेरे भाई, तितली का जो जीवन चक्र तो उसकी तीसरी अवस्था क्या होती है, सबसे पहली अवस्था क्या होगा मेरे भाई, एड होता, अंडा होता है, अंडा से क्या बनेगा, तो कहेंगे लार्वा स्थिति आता है, लार्वा के बाद क्या आता है, कहेंगे यहाँ पर प्यूपा अवस्था आता है। कौन सा अवस्था आएगा मेरे भाई, लार्वा के बाद जो अवस्था आता है उसको प्यूपा अवस्था कहते हैं। और इसी को प्यूपा, देखो इंग्लिश टर्म है, प्यूपा कैसा टर्म है, तो प्यूपा जो यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये इंग्लिश टर्म है, ये प्यूपा जो है इंग्लिश टर्म है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पर प्यूपा की बात कर रही है, इंग्लिश टर्म होता है, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कोशित कहते हैं, ये कोशित होता है। तो प्यूपा, प्यूपा के बाद क्या बनेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर कोकून अवस्था आता है, प्यूपा का बाद ये कोकून अवस्था में आएगा, और कोकून अवस्था के बाद ये क्या बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर पूर्ण कीट बनता है, और पूर्ण कीट से हमें क्या अंडा देता है, फिर यही लाइफ साइकिल उसका चलता है। तो आपसे बोला गया तीसरे तितली का जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद, मेरे भाई लार्वा ये है, उस लार्वा के बाद बोला गया है कि आपका कह रहा है कि तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद, तो लार्वा के बाद कौन सा मेरे भाई, ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, पहले तो अंडा ही देगा ना, तो ये पहली अवस्था होती है, ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था। तो कह रहा है तितली की तीसरी अवस्था बताइए जो लार्वा के बाद होती है, तो प्यूपा होता है, जिसको कोशित कहते हैं। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
आगे चलते हैं, पौधे से बीज में भ्रूण होता है। मेरे भाई जाहिर सी बात है कि पौधे से बीज में क्या होगा, तो भ्रूण होता है, और बीज का निर्माण कौन करेगा, तो बीजांड करता है, इसको हम ओव्यूल कहते हैं। दूसरी बात, जो उचित परिस्थिति में अंकुरित होता है, और इस प्रक्रिया में किसके रूप में जानते हैं, तो उसको हम लोग अंकुरन कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, अंकुरन के लिए क्या जरूरी होता है, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछता है। अगर अंकुरन के लिए क्या जरूरी है, ये बात आपको जानना जरूरी है। अंकुरन के लिए ध्यान रखना, किसके लिए, तो मेरे भाई अंकुरन के लिए क्या जरूरी होता है, ये 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है। तो अंकुरन के लिए जरूरी जो बातें होती है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस पर क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज है मेरे भाई, हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करेंगे। तापमान पर भी निर्भर करता है, बीज अंकुरित होगा या नहीं होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा मेरे भाई, तो कहेंगे ताप पर। दूसरी बात, ये किस पर करेगा, पानी पर करेगा, जल पर करेगा, ठीक है, जल पर करेगा, ताप पर करेगा, वायु पर करेगा। ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो मेरे भाई ताप हो गया, जल हो गया, और तीसरा हमारा किस पर निर्भर करता है, वायु पर। दूसरी बात है मेरे भाई, अंकुरन के लिए जरूरी है, अंकुरन के लिए क्या जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, क्वेश्चन पूछता है क्या जरूरी नहीं है, इसके लिए क्या जरूरी नहीं है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई जरूरी क्या नहीं है, तो मिट्टी का जरूरी होना नहीं है। जैसे आप देखते होंगे चना है, मूंग है, उसको आप घर में भी आप क्या करते हैं, अंकुरित बनाते हैं ना, तो उसके लिए मिट्टी जरूरी नहीं होता है। इसके लिए मेरे भाई और क्या जरूरी नहीं है, इसके लिए हम सीधा कहेंगे सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। क्या जरूरत नहीं होती, कहेंगे सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। तो मेरे भाई इसके लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। तो सूर्य की क्या जरूरी नहीं है, तो कहेंगे ये जरूरी नहीं होता है। ये नहीं भी रहेगा मेरे भाई तब भी हमारा बीज अंकुरित हो जाता है। लेकिन अंकुरित के होने के लिए जरूरी क्या है, तो कहेंगे जरूरी ये 3 चीज है, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चंस कई बार आपको देगा और इस तरीके से मेरे भाई फंसा लेगा, इसलिए आप वहां तैयार रहिएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से देता तो आप आंसर को सही से कर पाएंगे। तो 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वो आपका यहीं पर होता है खत्म, और मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आप सभी लोग लगातार मेरे भाई 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था अभी हम लोग साथ में कंप्लीट किए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे भाई सेशन को लाइक कीजिए। हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को।